नमस्कार। इंडिया फर्स्ट के सभी व्यूवर्स को मेरा हार्दिक नमस्कार। और आज हम ऑनलाइन इसलिए जुड़े हैं कि एक शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं का जो रुझान है कोविड-19 के बाद ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ बढ़ा है। ऑनलाइन एजुकेशन ने विभिन्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को भी इंडिया में आने का मौका दिया, क्योंकि पहले ऑनलाइन एजुकेशन इतनी प्रचलन में नहीं थी और जिसकी वजह से आज की डेट में ये सारा जो है ऑनलाइन एजुकेशन 2 साल चला, बच्चों को उसकी हैबिट पड़ गई। और फॉरेन यूनिवर्सिटीज ने अब इतने शॉर्ट टर्म कोर्सेज आपके लिए ऑनलाइन शुरू कर दिए हैं कि आपको क्रेडिट ट्रांसफर भी मिल जाता है उसमें। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी बच्चों की रुचि को देखते हुए, इंटर कल्चरल यूनिवर्सिटी के एक्सचेंज को देखते हुए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी इसको जो है इक्विवेलेंट माने जाए। तो इसी वजह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, उसके अंदर भी आप देखेंगे कि इंटरनेशनल कंपोनेंट को सराहना दी गई है। जीएमएन कॉलेज 75 साल से एजुकेशन देता आ रहा है, हायर एजुकेशन विभिन्न क्षेत्रों में। और मेरा ये मानना है कि आपको एज ए इंस्टीट्यूशन अपने इंस्टीट्यूशन को रिव्यू करना चाहिए, इंस्टीट्यूशन को ग्रो करना चाहिए। और ग्रो करने के लिए आपको नए नए आयाम, नए नए एफर्ट्स करने बहुत जरूरी है। इसी कड़ी में मैंने अभी 24 जून से लेकर 1 जुलाई तक विदेश की यात्रा करी। मलेशिया और इंडोनेशिया 2 कनेक्टेड कंट्रीज हैं हमारी, वहाँ पर हमने यात्रा करी और वहाँ की जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका हमने दौरा करा। और इस यात्रा का पर्पज़ यही था कि कैसे हम अपने स्टूडेंट्स के लिए ऐसे नए आयाम, ऐसे नए प्रोग्राम्स हम जॉइंट शुरू कर सकें, जिससे बच्चों को विदेश में होने वाली जितनी हमारे नए नए कोर्सेज हैं या नई नई तकनीक आ रही हैं उनका एक्सपीरियंस मिल सके। और दूसरा, जहाँ पर इंडिया अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, बाहर के बच्चे यहाँ आकर भी वो एक्सपर्टीज ले सके। तो मेरा पर्सनल ये है कि इस तरह का एकेडमिक एक्सचेंज ही कॉलेज को और बच्चों को एक नया आयाम दे सकता है, जब हम एक ऐसे युग में जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का जमाना है वहाँ पर हम मूव कर रहे हैं। बड़ी ही सोचने का विषय है कि एक यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट एंड साइंस यूनिवर्सिटी मलेशिया में मैं गया। वहाँ पर एक बड़ा अच्छा वेलकम हमारा वहाँ पर किया गया डेलीगेट्स ने, उनके इंटरनेशनल अफेयर्स के लोग थे। तो बातों बातों में एक बात निकल के आई कि वहाँ पर रोबोटिक टीचर्स तैयार हो रहे हैं। मतलब रोबोटिक टीचर्स सुनकर मेरे मन में आया, मैंने कहा कि ये किस तरह का रोबोटिक टीचर होगा। तो वो कह रहे हैं कि देखिए कि हर चीज फीड है, ऑनलाइन उस रोबोट के अंदर सब कुछ फीड कर दिया गया है। प्रोबेबल क्वेश्चंस फीड कर दिए गए हैं, कंटेंट फीड कर दिया गया है आपके सिलेबस का, और रोबोट आपके हजारों क्वेश्चंस का जवाब देगा। हम ये तो नहीं कहते कि वो सभी क्वेश्चन का जवाब दे पाएगा, पर बनाने वाले उसको इस तरह से बना रहे हैं कि जैसे आपने गूगल में लिखते हैं तो आपको लगभग आपके आंसर्स मिल जाते हैं। इस तरह से रोबोटिक टीचर भी वो तैयार कर रहे हैं कि अगर टीचर बाई चांस क्लास में नहीं है, या एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह विदेशी धरती पर वो लोग रोबोटिक टीचर्स वहां पर रख रहे हैं, किस लिए? सिर्फ एजुकेशन को एम्पावर करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, कि मैनुअल इंटरवेंशन का कोई तोड़ नहीं है, पर फिर भी बच्चा अगर चाहे तो एक दूसरा माध्यम है जहां उसने अपनी क्लास मिस कर दी या उसको कोई क्वेश्चन है तो वो उस रोबोटिक टीचर से ले सकता है। तो इस बात को सुनकर कहते हैं कि एक मन में जो है ना तूफान सा आ गया कि हम इंडियन एजुकेशन में भी हैं और कहीं हमारे बच्चे पीछे ना रह जाएं। इसी भाव से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मैंने लिया वहाँ पर। फिर मैंने उनकी हर फैसिलिटीज़ को देखा और बच्चों की क्लासेस कैसे हो रही हैं, टीचर से मैं वहाँ पे मिला, क्या एक्स्ट्रा वो कर रहे हैं। ये सभी एक्सपीरियंस लेने के लिए हम वहाँ पर मलेशिया और इंडोनेशिया में गए। और इस कड़ी में हम सबसे पहले हम मैनेजमेंट एंड साइंस यूनिवर्सिटी मलेशिया में गए, जहाँ पर हमारा विधिवत स्वागत हुआ और हमारा MOU हुआ। MOU के तहत टीचर और फैकल्टी एक्सचेंज, एकेडमिक एक्सचेंज, ज्वाइंट कोलैबोरेशन ऑन रिसर्च एक्टिविटीज, joint collaboration on research paper publications, and
स्टूडेंट एक्सचेंज एज पर दी विद इन द नॉर्म्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये 5 तरह के हमारे मेन कोलैबोरेशन एमएसयू के साथ हुए हैं। इसी तर्ज में हम सेकंड यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया, यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया एक बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है जिसको लगभग मुझे लगता है कि 100 साल हो चुके हैं, और क्यूएस रैंकिंग जो वर्ल्ड वाइड जो मानी जाती है उस क्यूएस रैंकिंग में विद इन 100 मलाया यूनिवर्सिटी आती है। तो ये हमारे लिए भी एक गरिमापूर्ण क्षण था कि हम ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और उनकी लीडरशिप से मिल रहे हैं। हमने अपना प्रपोजल उनको पेश किया और सभी ने वहाँ पर अप्रिशिएट करा, और अच्छी बात ये रही कि इन सब यूनिवर्सिटीज़ में वही कोर्स सारे डोमेन्स हमारे जो डिग्री कॉलेज में चल रहे हैं वो डोमेन्स वहाँ अवेलेबल थे। तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो एक विन विन सिचुएशन है दोनों पार्टनर्स के लिए। तो वहाँ पर विस्तृत चर्चा करी गई। वहाँ पर दूसरी बात ये निकल कर आई कि आप हमेशा सिलेबस को देखते हैं हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटीज में, उस सिलेबस के अंदर आपका सिर्फ क्लास के अंदर जो पढ़ाया है उसका क्रेडिट बच्चे को मिल रहा है। वहां पर मैंने देखा कि नहीं, स्टूडेंट जो अपने आप पढ़ता है वो क्रेडिटेबल क्यों नहीं हो सकती चीज। तो वो कहते हैं कि स्टूडेंट के हमने स्टडी आवर्स को क्रेडिट में कन्वर्ट करा गया है ताकि स्टूडेंट मोटिवेट हो कि अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हमारे क्रेडिट्स भी उसके अंदर ऐड हो रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आप 30 आवर्स के क्रेडिट रखते हैं एक हफ्ते में, 30 to 35 आवर्स के, बच्चा भी पढ़ता है तो उसके क्रेडिट कहीं काउंट ही नहीं होते। तो वहां पर उनके क्रेडिट्स भी काउंट करे जाते हैं। सिलेबस को इस तरह से बनाया गया है कि जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट्स को काउंट करा गया है और एकेडमिक क्रेडिट जो यूनिवर्सिटी ने दिए है उसको भी काउंट करा गया है। तो एक नई चीज मेरे को स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच मुझे वहां पर नजर आई कि स्टूडेंट को समझा गया और उस हिसाब से सिलेबस बनाया गया। और सबसे बड़ी बात है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द कोर्स, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एनी प्रोग्राम, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चेंजिंग एनी प्रोग्राम इन बिटवीन। जो फ्लेक्सिबिलिटी शायद आने वाले समय में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में भी मिलेगी, पर वहां वो ऑलरेडी है। आपने गलत डिसीजन ले लिया, आपको लगता है कि मैंने ये कोर्स नहीं करना था, सेकेंड ईयर में आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप इलेक्टिव कोर्स अपने चेंज करके उस तरह से परस्यू कर सकते हैं। तो बड़ा ही रिसर्च इंटेंसिव एनवायरनमेंट मुझे वहां पर महसूस हुआ। एक दूसरा डिफरेंस मुझे ऐसा लगा कि वहां पर आप जो है स्पून फीडिंग नहीं करते। वहां पर स्पून फीडिंग का काम नहीं है कि आपने एक नोट्स दे दिए बच्चे को और वो नोट्स पढ़ के बच्चा एग्जाम देता है। नो, दे एनकरेज स्टूडेंट फॉर सेल्फ पेस्ड लर्निंग एंड गिव ए रिसर्च प्रॉब्लम ऑन द कंसेप्ट टॉट बाय द टीचर। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यू आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स एंड एनकरेजिंग देम टू यूज देयर माइंड्स rather than replicating or duplicating the same information in the answer sheet which has been already proved. So ये एक important aspect वहाँ की एजुकेशन में, हमारी एजुकेशन में मुझे नजर आया, क्योंकि हमारे यहाँ जो रिसर्च कंपोनेंट है वो डिग्री इंस्टीट्यूशन में शायद कम है। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में हम फिर भी मानते हैं कि कभी ना कभी कोई रिसर्च प्रोजेक्ट 6 महीने का हर कोर्स में कहीं ना कहीं है, इंजीनियरिंग में है या कहीं दूसरे डोमेन में भी है, पर डिग्री इंस्टीट्यूशन में ऐसा कंसेप्ट नहीं है। पर वहां पर जो भी बच्चा पढ़ रहा है दे आर डूइंग रियल टाइम लर्निंग, एम्फेसिस लार्जली सेल्फ पेस्ड लर्निंग पे है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन वो देते हैं, और डिग्री जो बच्चे को दी जाती है उस समय ऐसे बच्चा बड़ा अपने आप को इक्विप कर लेता है कि वो एम्प्लॉयबल बन जाए। उसको यूनिवर्सिटी में मैंने उनसे पूछा कि प्लेसमेंट सेंटर, वी डोंट प्रोवाइड एनी प्लेसमेंट्स, वी ओनली एजुकेट देम, और वो एम्प्लॉयबल अपने आप हो जाते हैं। ये भी मुझे एक नया चेंज नजर आया कि हम अपने यहाँ एडमिशन के जितनी पॉलिसीज बनाते हैं, हिंदुस्तान की विभिन्न यूनिवर्सिटियों की पॉलिसीज आपने देखी होंगी, न्यूज़पेपर में लगती है, तो प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट सबसे ऊपर लिखी जाती है 42 लाख 45 लाख पर। प्लेसमेंट जो है वहां पर स्टूडेंट अपने आप ले रहे हैं। तो मतलब ये एक बड़ा, मैंने 3 आपको डिफरेंस बड़े पैरामाउंट इंपॉर्टेंस के बताए हैं। मुझे लगता है कि वी नीड टू लुक सीरियसली इनटू दीज एस्पेक्ट्स कि स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट प्रोवाइड करना और स्टूडेंट को एम्प्लॉयबल बनाना, इन दोनों में बहुत फर्क है। जब आप स्टूडेंट को एम्प्लॉयबल बना देते हैं तो इसका मतलब आपने उसको ऐसी एजुकेशन दी है कि बच्चा कहीं भी इंटरव्यू में बैठेगा, ही और शी कैन फेच द जॉब, रादर देन आस्किंग द स्टूडेंट टू अपीयर इन ए placement drive and get the job whatever the institution is providing.
सो ये भी मुझे बड़ा एक अलग डिफरेंस नजर आया हमारी एजुकेशन से। इसके अलावा एक बहुत ही हाईएस्ट रैंक की यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ मोनाश, जिनका ऑस्ट्रेलिया में मेन कैंपस है और उनका कैंपस मलेशिया के अंदर भी है। तो उस यूनिवर्सिटी में भी मैं वहां पर पहुंचा। बाकी जो चीजें मैंने आपको डिफरेंस बताए हैं वो तो थे ही, और स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप भूल ही जाइए कि वहां पर कोई कमी आपको नजर आती। इंस्ट्रूमेंटेशन में कोई कमी नजर नहीं आएगी, प्रोफेशनलिज्म में कोई कमी नजर नहीं आएगी, सेल्फ पेस्ड चीजें आपको वहां पर मिलेंगी, आपको ह्यूमन इंटरवेंशन कम मिलेगी, आपको वहां पर टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डिवाइसेस मिलेंगे, चाहे आप गेट से एंट्री कर रहे हैं, चाहे आप आगे आपने किस जगह किसी और से इंटरेक्शन करना है। रोबोटिक इंटरफेसेस है, आप रोबोटिक इंटरफेसेस को यूज करके आधी इंफॉर्मेशन अपने आप वहीं बैठे ले सकते हैं, तो जो चीजें हम जाके काउंसलर से लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मोनाश में मैं आपको बताऊं क्यूएस रैंकिंग उनकी बड़ी हाईएस्ट है, और नाम है उस यूनिवर्सिटी का, एकेडमिक कल्चर है वहां पर एक, और वो एकेडमिक कल्चर मैं देखना चाह रहा था। तो वहां पर मेरे एक मित्र हैं, नोन है, जिनके साथ मिलके मैंने पूरी यूनिवर्सिटी को देखा। एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मुझे नजर आया यूनिवर्सिटी ऑफ मोनाश के अंदर। मैंने एक टीचर से बात करी, मैंने कहा व्हाट इज द डिफरेंस, इंडियन टीचर है वो, हमारे यहाँ से हिंदुस्तान से गए हुए हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस यू हैव सीन ओवर द ईयर्स इफ यू कंपेयर द टीचिंग हेयर इन इंडिया एंड इन दिस यूनिवर्सिटी। तो उसने कहा कि सर आई डोंट मार्क एनी अटेंडेंस। मैंने कहा भाई आई डोंट मार्क एनी अटेंडेंस, we are not bounded by the attendance or the time frames. We have been given our task for the year or for the semester. We need to complete that task. After completing that particular semester, we always present ourselves that this is what you have asked for us and this is what we have done it. So if we have done it, they will appreciate it, they will recognize it. So there is no timing, no time frame that you need to come every day. तो मैंने कहा आप जनरली कितने दिन आते हैं? वो बोला कि आई यूजली कम फॉर 3 days एंड आई वर्क फॉर टिल नाइट आल्सो टू कंप्लीट माई टास्क। मैंने कहा बड़ा अचंबा था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में टाइमिंग को लेकर और इन सब चीजों आर्ट्स को लेकर इतनी क्योस क्रिएट होता रहता है। मैं भी जब हिंदुस्तानी टीचिंग की बात है तो मैं अपनी भी बात करता हूँ। मैं भी देखता हूँ कि हाँ अब 4 बज गए हैं कि नाउ आई नीड टू टेक रेस्ट, आई नीड टू गो देयर, संडे को मैं काम नहीं कर सकता या मेरी छुट्टी है, इस दिन मैं काम नहीं कर सकता। तो हमने ये लाइफ में देखा है, और हम ज्यादा काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो ये फिलोसफी जो है मेरे को वहां पर लगी कि स्टूडेंट ही सेल्फ पेस्ड नहीं है, वहां पर टीचर भी सेल्फ पेस्ड है। तो मेरे पास रिक्रूटमेंट का क्या आपका क्राइटेरिया है, हाउ दे रिक्रूट? आप इंडियन ओरिजिन के हैं, आपने वहां रिक्रूट आपने वहां टीचर बने हैं, तो कुछ ना कुछ स्पेशल दे हैव ए सेट गाइडलाइंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ द टीचर्स। इफ यू आर फिट इन दैट पर्टिकुलर फ्रेम, yes you can come, and you need to do research continuously to retain your position in that particular university. तो मुझे आपका टारगेट क्या है? सब वो एक साइंस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे, तो उनके 5 रिसर्च आर्टिकल एक स्कोपस इंडेक्स जर्नल में होने चाहिए, तो उनकी ऑटोमेटिकली प्रमोशन हो जाती है। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी का प्रोफाइल भी बढ़ रहा है, फैकल्टी का प्रोफाइल भी बढ़ रहा है, दोनों साथ साथ ग्रो कर रहे हैं। और एक टीचर जो है, ऐसा नहीं है कि आपने, जैसे कि हम कहते हैं कि आपने एक जॉब ले लिया तो आप कंफर्मेशन में आ गए। कंफर्मेशन नहीं है, you need to prove your worth to continue. There is no confirmation. If you are doing it lifelong, then you are confirmed. So I think it's a very good change. हाँ, हम हिंदुस्तानी कल्चर की बात करें तो हम शायद अभी इस कल्चर में अपने आप को अडोप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इस अडोप्ट ना कर पाने की वजह से हमारे यहाँ बहुत पोटेंशियल है टीचर्स में। और अगर इस तरह की कोई अप्रोच हम यहाँ पर अडोप्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि टीचर की ग्रोथ सबसे पहले है। इट्स नॉट अबाउट इंस्टीट्यूशन, इट्स अबाउट टीचर्स। इंस्टीट्यूशन हैज गिवन द फ्रीडम टू द टीचर्स that they need to complete this particular task
We are not going to check your attendance, we are not going to check your hours, but we need commitment and result. So I think it's of paramount importance. Whenever a institution is aiming for anything good, visionary, then I think we need to adopt these cultures. तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा सोचने का विषय था, क्योंकि मैं भी प्रिंसिपल हूँ और मैं प्रिंसिपल होने के नाते टाइमिंग और ये सब चीज़ों को बड़ा ध्यान से देखता था। तो कोशिश करूँगा अपने टीचर्स से बात करने की कि क्या हम हिंदुस्तान में भी इस तरह का कल्चर अडॉप्ट कर सके। अगर हमें गवर्नमेंट अलाउ करती है तो मौका मिला तो प्रेजेंटेशन भी देंगे गवर्नमेंट को कि अगर कोई कल्चर ऐसा है जहाँ पर हमारे हिंदुस्तान का नाम बढ़ता है, हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम ऊंचा होता है और हमारे बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिलती है, तो क्यों ना इस कल्चर को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। पर्पज विजिट का यही था। पर्पज विजिट का यही था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एकेडमिक लर्निंग एंड कल्चरल लर्निंग, और क्या, और हिंदुस्तान के बच्चे वहां पर इस कल्चर में पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विदेश के बच्चे ही वहां पर पढ़ रहे थे। एक डेलीगेट जब हम पहुंचे, क्योंकि हम हिंदुस्तान से वहां पहुंचे थे, तो उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन हिंदुस्तानी बच्चों के लिए हमारे लिए रखी हुई थी। एक मीटिंग हमने हिंदुस्तानी बच्चों से भी करी, तो दे ऑल वर हैप्पी एंड दे आर रेडी टू एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ एकेडमिक लर्निंग। मतलब हम कहते हैं कि यहाँ स्टूडेंट कई बार कहेगा कि नहीं, हमें तो कुछ पढ़ाया नहीं गया, या हमें कंसेप्ट पढ़ाया गया, हम कैसे प्रोजेक्ट करेंगे। वहां तो एवरीथिंग दे आर डूइंग इट वेरी सिंसियरली। मेरे को उन्होंने बोला कि आपके हिंदुस्तान के जो भी बच्चे हमारे पास हैं, उसमें से 90% बच्चे ऐसे हैं that they are doing wonders, they are bringing laurels to the institutions। तो हम तो कहते हैं कि हिंदुस्तानी बच्चों में बहुत पोटेंशियल है। तो ये मुझे लगा कि वाकई में अच्छी चीजें हैं। एक और यूनिवर्सिटी, इसके बाद हम इंडोनेशिया में गए, तो वहां पर गवर्नमेंट की पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ उद्याना। तो वहाँ भी हमारा उनके कल्चरल के अनुसार हमारा स्वागत हुआ। उनके वाइस रेक्टर, जो वाइस चांसलर होते हैं वहाँ वाइस रेक्टर बोलते हैं, उनसे हमारा एक मीटिंग हुई, MOU एक्सचेंज हुआ। हमारे साथ पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी जो है रायपुर में है, उनकी तरफ से डॉक्टर दीपेंद्र सिंह है, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के एजुकेशन रेगुलेशन कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने हमारे डेलीगेट को लीड करा था। तो उनके साथ काफ़ी डायलॉग एक्सचेंज हुआ, उनका MOU भी साइन हुआ। फिर हमारी यूनिवर्सिटी की रिप्रेजेंटेशन भी हुई, हमारे कॉलेज की रिप्रेजेंटेशन भी हुई, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में भी हमने उनको बताया। तो लगभग ये इंटरेस्ट उनकी बातों से लगा कि दे आर विलिंग टू कोलैबोरेट विद GMN कॉलेज आल्सो। तो उन्होंने हमें बोला है कि आप सिलेबस स्टडी कर लीजिए हमारा, और म्यूचुअली जो भी एक्सचेंज, चाहे वो फैकल्टी एक्सचेंज है, चाहे वो स्टूडेंट समर प्रोग्राम है, चाहे वो ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम है, आप अपने इंडियन गवर्नमेंट के प्रोविजंस के हिसाब से देख लीजिए। वी आर रेडी टू डू दैट। तो मुझे लगता है कि इन 4 यूनिवर्सिटीज में जाकर मेरे को एक नए, जो ब्लॉक माइंड मेरा हो गया था, काफी समय से विदेश यात्रा नहीं कर पाया था, पर अब ब्लॉक माइंड से मैं बाहर निकला हूँ। मैंने कई चीजें देखी हैं और मुझे ऐसा लगा है कि मेरे लिए बहुत सारा काम मेरे पास आ गया है। और यही मैंने अपनी पिछली जो वीडियो मैसेज में बोला था कि अगर आप स्टैग्नेट हो जाते हैं तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ जो है गलत डायरेक्शन में जा रही है। अब वहां जाने के बाद मेरे पास नए मेरे माइंड में आइडियाज आए हैं, उनके अच्छी चीजें जो थी वहां पर, वो चीजें हमने अडॉप्ट करी, और कोशिश करेंगे कि अपने GMN कॉलेज में भी इसी तरह का वातावरण कुछ हम बना पाए, जहां पर हमारा बच्चा कल को विदेश की यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ता है या कोई एक्सचेंज प्रोग्राम में जाता है, तो उसको वो कॉन्फिडेंटली जाए और इंडिया को बड़ा स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करे। क्योंकि आज की डेट में सिंसियरली मैं कहूँ, हमारे और उनके एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज है, बहुत डिफरेंस है, जिस डिफरेंस को ओवरनाइट जो है हम खत्म नहीं कर सकते। ये खत्म तभी होगा या तो कोई ग्लोबली एजुकेशन सिस्टम में ग्लोबली एक ऐसा क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम आए कि ग्लोबली हम एक बेस एजुकेशन सभी लोग मिलकर, चाहे वो 30% है या 40% है, वो चाहे विदेश की यूनिवर्सिटी है चाहे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी है, सभी एक एजुकेशन दे रहे हो 40%, 60% की फ्लेक्सिबिलिटी जो है बाकी इंस्टीट्यूशन के पास है। तो इससे मुझे लगता है कि देश के अंदर या विदेश के अंदर जो एक्सचेंज है वो सही मायने में फ्रूटफुल होगा। अभी हमारा बच्चा वहां 2 साल के लिए यहाँ पढ़ता है, 2 साल के लिए वहां जाता है, वो 2 साल समझ ही नहीं पाता है कि वहाँ की कल्चर क्या है, वहाँ का क्रेडिट सिस्टम क्या है, हमारा और उसके सब्जेक्ट सिलेबस में कितना डिफरेंस है।
तो सभी माँ बाप को भी मैं यही राय देना चाहता हूं कि जब भी कभी किसी बच्चे का इस तरह से ड्यूअल प्रोग्राम में एडमिशन ले तो आप सिलेबस को जरूर मैप करें, क्योंकि वहां जाकर वो जो पढ़ने जा रहा है वो क्या बच्चा उसका प्रिलिमिनरी स्टडीज उसने करी हुई है यहाँ पर, कि ऐसा ना हो कि बच्चा अचानक जो है आपका आउट ऑफ माइंड चला जाए। तो अभी हमारा एक लार्ज डिफरेंस है और मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट आने वाले समय में इंटरनेशनलाइजेशन की पॉलिसी भी बड़ी अच्छी यूजीसी ने ड्राफ्ट दिया हुआ है, तो उसके तहत हमारी यूनिवर्सिटीज भी अपने आप को इक्विप करेगी और डिग्री कॉलेजेस को भी मौका दिया जाए कि हम भी अपने इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोग्राम में फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जा सकें। तो मुझे सही मायने में बहुत ही ज़्यादा आनंदित मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि इस विजिट के दौरान घूमा तो मैं हूँ, तो 2-3 जगह में घूमा भी जरूर हूँ, पर जो है इन यूनिवर्सिटीज में जाकर मुझे अपने आने वाले समय में कुछ करने के लिए नए आइडियाज मुझे मिले। तो ये मेरा इस विदेशी यात्रा का एक आउटकम था। हालांकि मैं अपने आने वाले समय में GMN कॉलेज के बच्चों को, अंबाला क्षेत्र के बच्चों को जो नित रोज जो है अपना कोशिश करते रहते हैं कि हम इमिग्रेशन कराएं, अनस्किल्ड होकर बाहर जाकर जॉब कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू बाहर जाओ, रेस्पेक्टेबल जॉब लो और देश का नाम ऊंचा। अपनी इस विजिट के लिए अपने GMN कॉलेज की मैनेजमेंट का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जब मेरी बात प्रेसिडेंट श्री गुरुदेव सिंह जी से, अजय अग्रवाल जी थे हमारे साथ जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जसवंत जैन जी थे जो हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, और मैनेजमेंट के मेंबर्स थे, मैंने उनके समक्ष अपना एक विज़न रखा कि मैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कुछ कोलैबोरेशंस भी करना चाहता हूं, ताकि हमारे बच्चे जो अनस्किल्ड होकर बाहर जा रहे हैं उनको हम स्किलफुल एक्सचेंज के तहत इस कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजें। तो इसके लिए किसी न किसी को आगे बढ़कर प्रयास तो करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि उस प्रेजेंटेशन के बाद मैनेजमेंट ने इमीडिएटली बड़ा मोटिवेशनल रिस्पांस मुझे दिया और एनकरेजमेंट करी कि यस यू कैन गो एंड यू एक्सप्लोर ऑल द अपॉर्चुनिटीज विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज and whatever the opportunity which are possible within the framework of DGHE or university, we are love to do the same cultural exchange and academic exchange here. So मैं इस चैनल के माध्यम से सभी मैनेजमेंट के सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ और ये निरंतर मेरा प्रयास रहेगा कि इस तरह की कोशिश हम हमेशा जारी रखें, ताकि GMN कॉलेज का जो विजन है वो नेशनल ना होकर ग्लोबल एकेडमिक एक्सचेंज को हम किसी न किसी रूप में अपने GMN कॉलेज के माध्यम से पा सकें और अंबाला क्षेत्र के जितने बच्चे हैं वो बच्चों को हम स्किलफुल कर विदेशी धरती पर भी अपना परचम लहरा सकें। तो इस चैनल के माध्यम से मैं इंडिया फर्स्ट के जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सबको ये अपील करना चाहूँगा कि इस चैनल को अभी कुछ समय पहले ही मैंने लाइक और सब्सक्राइब करा और फिर मैंने सभी जितने भी वक्तव्य इसके ऊपर थे वो मैंने सुने और कहीं ना कहीं उन वक्तव्यों को सुनकर अपने आप में एक ऊर्जा मेरे अंदर आई, एक मोटिवेशन मेरे अंदर आया, क्योंकि इस तरह के शिक्षाप्रद लोग, इस तरह की पर्सनैलिटीज इंटरव्यू में मैंने देखे हैं, उनकी बातें सुनी है जिसको सुनकर ही अपने आप में आप मोटिवेट हो जाते हैं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर और इसको लाइक करें इनके वीडियोस को, ताकि जो इंडिया फर्स्ट का जो ये प्रयास है इस प्रयास में हम सब भी भागीदार बने और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो हमारे ये मोटिवेशनल वीडियोस हैं या इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुँचे, ताकि उनको अपने आने वाले जीवन के बारे में कुछ प्रेरणा मिल सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे इस वक्तव्य को सुना। धन्यवाद।